गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले आज बात करेंगे कि भावनगर मेडिकल कॉलेज के 95 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। क्या है वजह, बताएंगे विस्तार से। वहीं दूसरी ओर माउंटेन टनल के बाद बुलेट ट्रेन का पहला स्टील ब्रिज बनकर हो गया है तैयार। गुजरात की बात में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि विश्व हिंदू परिषद कल अहमदाबाद में शौर्य दिवस मनाएगी। तो आगे बात करेगी कि अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जान गई है। पलसाना में बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरी बच्ची, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पे हुआ एक युवक का एक्सीडेंट। वहीं आगे आज चर्चा होगी कि पीएम मोदी ने पब्लिक लाइफ में पूरे किए 22 साल, वायरल हो रहा है 2013 का भाषण। वहीं आगे चर्चा होगी कि गुजरात हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई की मांग को लेकर केजरीवाल को मिला है बड़ा झटका। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। एनआईए को धमकी भरा ईमेल भेजने के बाद पुलिस है अलर्ट पर। तो वहीं दूसरी ओर की ड्रग माफिया का भांडाफोड़, डाक के जरिए विदेश से ला रहा था ड्रग पार्सल। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। भावनगर मेडिकल कॉलेज के 95 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। 20% से कम उपस्थिति और बॉन्ड नहीं भरने वाले छात्रों को हिरासत में लिया गया है। चालू वर्ष के 93 और पिछले वर्ष के कुल 9 की तुलना में 95 छात्रों को हिरासत में लिया है। भावनगर मेडिकल कॉलेज के 95 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। 20% से भी कम उपस्थिति और बॉन्ड नहीं भरने वाले छात्रों को हिरासत में लिया गया है। चालू वर्ष के 93 और पिछले वर्ष के 2 की तुलना में 95 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। ये छात्र अगले 6 महीने तक परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में अध्ययनतर 200 से अधिक छात्रों के खिलाफ अनियमित उपस्थिति और बॉन्ड जमा नहीं करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 93 छात्रों को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया गया। गुजरात में यह पहली बार है कि इतने सारे एमबीबीएस छात्रों को एक साथ परीक्षा देने से रोका गया है। कॉलेज की ओर से कहा गया है कि छात्रों को ऐसे कदम उठाने के पीछे नियमित रहना चाहिए। माना जा रहा है कि ये सख्त कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र इस बात से अवगत हो सके और नियमित तौर पर आ सके। गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम तेज गति से पूरा हो रहा है। लंबे सिविल वर्क के बाद अब बुलेट ट्रेन का काम जमीन पर विजिबल हो रहा है। वलसाड़ में पहली माउंटेन टनल बनाने के बाद बुलेट ट्रेन के लिए पहला स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना का काम अब तेजी से पूरा हो रहा है। बुलेट ट्रेन के लिए पहली माउंटेन टनल का काम पूरा होने के बाद अब पहले स्टील ब्रिज के निर्माण का काम भी पूरा कर लिया गया है। यह स्टील ब्रिज सूरत में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन इसी स्टील के पुल से होकर गुजरेगी। NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सूरत शहर में नेशनल हाईवे 53 पर पहले स्टील ब्रिज को बनाया है। एक दिन पहले बुलेट ट्रेन के वलसाड़ में पहली माउंटेन टनल का काम पूरा हुआ था। बुलेट ट्रेन परियोजना में एक अहमदाबाद के साबरमती में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी बनाया गया है जो तैयार हो चुका है। यहाँ से यात्री किसी भी माध्यम से सफर कर पाएंगे। बुलेट ट्रेन में पूरी कॉरिडोर में कुल 28 स्टील ब्रिज रखे जाएंगे। इनमें से पहला स्टील ब्रिज सफलतापूर्वक तय अलाइनमेंट में स्थापित किया गया है। इन स्टील ब्रिज के निर्माण में लगभग 70,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग होना अनुमान है। इन स्टील ब्रिज स्पैन की लंबाई 60 मीटर से लेकर 130 से 100 मीटर कंटिन्यूअस स्पैन तक है। बुलेट ट्रेन के लिए इन स्टील ब्रिज का खास तौर पर जापान की टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ इन्हें भारत में बनाया गया। नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइन को पार करने के लिए स्टील ब्रिज सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। 40 से 45 मीटर तक के प्री स्ट्रेट कंक्रीट ब्रिज नदी पुलों सहित अधिकांश वर्गों के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत के पास 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच चलने वाली भारी ढुलाई और सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेनों के लिए स्टील ब्रिज बनाने की विशेषज्ञता है। इसके अलावा यह पहला मौका है जब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली शिकानसेन बुलेट ट्रेन को सपोर्ट करने वाली स्टील का ब्रिज बनाया गया है और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। राजधानी दिल्ली के पास हापुड़ में तैयार किया गया था। ब्रिज को जिस स्थान पर लगाया गया था
वहां से फैक्ट्री की दूरी 1200 किलोमीटर है। स्टील स्ट्रक्चर में लगभग 700 भाग है। इसका कुल वजन 673 मीट्रिक टन शामिल है। इसे ट्रेलरों की मदद से ब्रिज पर निर्माण के साइट तक ले जाया गया। विश्व हिंदू परिषद का सफर कल 60 साल का हो जाएगा। कल शौर्य यात्रा का समापन समारोह होगा। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर समापन समारोह होगा। इस कार्यक्रम में साधु संत और विप के लोग उपस्थित रहेंगे। सुरेंद्र जैन ने कहा कि नवरात्रि में मुस्लिमों को एंट्री नहीं होनी चाहिए। किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी में मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र जैन ने कहा कि किशोर यात्रा में मुसलमानों के द्वारा कई जगहों पर पथराव किए गए थे और अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो हिंदुओं को भी सड़क पर उतरना होगा, बराबरी करनी होगी। देश में बजरंग दल की सारी यात्राएं चल रही है। गुजरात में ये शोभा यात्रा 16 जगहों पर निकली। ये सारी यात्रा के माध्यम से 4723 गांव एक हुए। 1171 सभाएं भी आयोजित की गई। 11000 किलोमीटर की यात्रा की गई और इस यात्रा में लाखों लोगों ने भाग लिया। 18000 लोगों ने त्रिशूल धारण किया। यह यात्रा को व्यापक प्रतिभा मिली। अहमदाबाद में इस यात्रा का समापन होगा। इस शौर्य यात्रा में करीब 50,000 लोग शामिल होंगे। ये जिम्मेदारी गुजरात सरकार की है कि कोई गरबा के पवित्र कार्यक्रम को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश न करे। हम रोकेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के अशांति के वातावरण बन सकते हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और लव जिहादी पंडाल के पास न फटक पाए, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। इसलिए हमारा सरकार से भी आग्रह है कि वो सुनिश्चित करे, ये वार्निंग जारी करे, कोई लव जिहादी वहां पर नहीं दिखाई देना चाहिए। वो मां का आराधना का कार्यक्रम। सूरत में 2 जानलेवा हादसों में 2 लोगों की जान चली गई है। पलसाना के तातीथिया गांव में एक बिल्डिंग की 3री मंजिल से गिरकर एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उधना इलाके में सिटी बस की चपेट में आने से एक युवक की जान गई। रात में 2 जानलेवा हादसों में 2 लोगों की जान चली गई है। पलसाना के तथिया गांव में एक इमारत की 3री मंजिल से गिरकर एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उधना इलाके में सिटी बस की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। दोनों घटनाओं में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट के तहत जांच की है। लड़की बिल्डिंग की 3री मंजिल से गिर गई थी। सूरत के पलसाना इलाके में एक लड़की अपनी इमारत के 3री मंजिल से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बिल्डिंग से गिरकर लड़की की मौत हो गई। पलसाना के तातिया गांव की घटना है ये, जिसमें माया हादसे की शिकार हो गई। सूत्रों के मुताबिक अगासी में रेलिंग के सहारे खड़ी लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे की ओर गिर गई। गर्मी के कारण बिजली आपूर्ति बंद हो गई और घर की छत पर चली गई। वह घटना को लेकर वडोदरा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट के तहत आगे की जांच की है। तो वही दूसरा हादसे की बात करें तो सिटी बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूरत शहर में एक्सीडेंट की एक और घटना जो सामने आई है, जिसमें उधना इलाके में सिटी बस से टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत को लेकर घटनास्थल पर भीड़ भी जमा हो गई। सूरत शहर में हादसों की घटनाएं चिंता का रूप लेती जा रही है। अब उधना इलाके में एक और हादसा भी सामने आया। उधना क्षेत्र में रात को सड़क पार करते समय एक पैदल यात्री को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक को गंभीर रूप से चोट आई और उपचार मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पब्लिक सर्विस में अपने 22 साल पूरे कर रहे हैं। आज के ही दिन पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे वो। इसके बाद से वह लगातार पब्लिक सर्विस में सक्रिय है। पीएम मोदी जहां गुजरात के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो वे अब पिछले 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सत्ता संभालने के अपने 22 साल पूरे कर रहे हैं। गुजरात सरकार इन 22 सालों के सफर को सुशासन के तौर पर मना रही है। आज ही के दिन 7 अक्टूबर को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी। इसके बाद वह 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। फिर वे 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस खास मौके पर देश ने एशियन गेम्स में 100 मेडल जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक 10 साल पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के कॉलेज में बतौर मुख्यमंत्री भारत की खेलों में स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि इतने
इतनी बड़ी आबादी वाला देश खेलों में मेडल नहीं जीत पाता है। उन्होंने अपने भाषण में तब सेना से जवानों को खेलों से जोड़ने का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब इस भाषण में कहा था कि टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सार्वजनिक जीवन में हर जगह चर्चा होती है कि इतना बड़ा देश है, हमें कोई मेडल नहीं मिला। मित्रों, क्या हमने कभी युवाओं को मौका देने के लिए सोचा है? अगर हम सेना के जवानों को मौका दे दे तो 10 मेडल तक जीत सकते हैं। इसके लिए नेशन बिल्डिंग की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे गुजरात की गद्दी को पीएम मोदी ने आज ही के दिन संभाला था। इसके बाद 13 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे वे सर्वाधिक समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। ये राज्य के इतिहास में एक कीर्तिमान के तौर पर दर्ज है। इस दौरान देश में गुजरात विकास रोल मॉडल बन गया था। तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात ने कई मुकाम छुए और वही राजमार्ग से लेकर पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की। पीएम मोदी के शासनकाल में ही गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन शुरू हुआ था। जब नरेंद्र मोदी पहली बार सीएम बने तो वह विधायक नहीं थे। 24 जनवरी 2002 को उन्होंने पहला चुनाव जीता और विधायक बने। 22 दिसंबर 2002 को वह दूसरी बार गुजरात के सीएम बने। 2002 में बीजेपी ने गुजरात में 127 सीटों के साथ जीत हासिल की थी, तो वही 2007 में बीजेपी ने गुजरात में 117 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। 2012 की अगर बात करें तो 2012 में बीजेपी ने गुजरात में 115 सीट के साथ जीत हासिल की थी और 2022 में गुजरात की जनता ने बीजेपी सरकार को 156 सीटें दी थी। अगर हम बात करें उनकी 22 साल की सफर की तो 17 सितंबर 1950 रविवार को वडनगर में उनका जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने। 21 फरवरी 2002 को राजकोट से विधायक बनने के लिए जीवन का पहला चुनाव लड़ा। वही 24 फरवरी 2002 को जीवन का पहला चुनाव जीतकर राजकोट से विधायक बने। 22 दिसंबर 2002 में दूसरी बार गुजरात के सीएम बने, तो वही 23 दिसंबर 2007 को तीसरी बार गुजरात के सीएम बने थे मोदी जी। वही नरेंद्र मोदी जी 20 दिसंबर 2012 में चौथी बार गुजरात के सीएम बने। 16 मई 2014 में उन्होंने अपने जीवन में पहली बार वडोदरा और वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 22 मई 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री वो बने। बीजेपी को 282 सीटों के साथ बहुमत मिला था। वही 30 मई 2019 में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बीजेपी ने 303 सीट के साथ बहुमत हासिल किया। पिछले 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं वो। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस से जुड़ी बात है कि पीएम मोदी के डिग्री से जुड़े मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने दोनों नेताओं की तत्काल सुनवाई के आग्रह में हस्तक्षेप से मना कर दिया है। पीएम मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े मानहानि केस में तत्काल सुनवाई की मांग पर अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट के एक जस्टिस की मांग खारिज किए जाने के बाद चीफ जस्टिस ने भी हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। आप नेताओं के वकील ओम कोटवाल ने भी हाई कोर्ट के जस्टिस जेसी दोषी से संपर्क किया और मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। वकील ने न्यायमूर्ति दोषी को बताया कि उनकी याचिकाएं वाद सूची में सबसे नीचे सूचीबद्ध है और दिन के दौरान उन पर सुनवाई होने की कोई संभावना ही नहीं है। उन्होंने सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला भी दिया। कोटवाल ने यह भी बताया कि हाई कोर्ट के रोस्टर नियमों के नोट नंबर 9 में कहा गया है कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि जब न्यायमूर्ति दोषी ने अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया तो वकील कोटवाल ने भोजन अवकाश के बाद चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल का रुख भी किया। जब चीफ जस्टिस ने उन्हें संबंधित पीठ से संपर्क करने के लिए कहा तो वकील कोटवाल ने कहा कि पिछली तारीखों और 6 अक्टूबर को भी अनुरोध के बावजूद मामले पर सुनवाई नहीं की गई। कोटवाल ने कहा कि आज 5वीं तारीख थी लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हुई।
इस पर जस्टिस ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, मैं किसी अन्य पीठ के न्यायिक बोर्ड का प्रबंधन नहीं कर सकती, कुछ बाधाएं हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, आप संबंधित पीठ से अनुरोध करें, यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चीफ जस्टिस के लिए अजीब स्थिति उत्पन्न न करें, क्षमा करें। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि वह केवल निरस्त किए जाने की संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के लिए समर्पित पीठ का गठन करेगी, जैसे हाल ही में जमानत मामले की सुनवाई के लिए नई पीठें गठित की गई है। उन्होंने कहा कि जमानत के इस दबाव को खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं निरस्त किए जाने के लिए अर्जियों के लिए भी पीठों का गठन करूंगी, इसलिए चिंता न करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य सिंह ने सत्र अदालत के 14 सितंबर के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसने दोनों के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत यानी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया था और मुकदमे पर अस्थायी रूप से रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जब आप नेता सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे तो एक न्यायाधीश ने उन्हें प्राथमिकता पर सुनवाई प्रदान करने से इनकार कर दिया था। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था। विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की कॉलेज की डिग्री का विवरण प्रदान करने का मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं की टिप्पणियों को लेकर शिकायत दायर की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोनों नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन में और अपने ट्विटर हैंडल यानी अब से एक्स कहते हैं उस पर विश्वविद्यालय को निशाना बताते हुए अपमानजनक बयान दिया। रजिस्ट्रार की शिकायत में कहा गया है कि उनके बयान व्यंग्यात्मक प्रकृति के थे और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए ये किया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बीच एनआईए और मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। एनआईए और मुंबई पुलिस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। एनआईए और मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो चुका है। विश्व कप मैच का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। साथ ही अहमदाबाद में विश्व कप के कुल 5 मैच खेले जाने हैं, जिसमें 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के मैच खेला जाना है। हालांकि इस मैच से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। एनआईए और मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के जेल की रिहाई का भी जिक्र है। खास बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई एक भारतीय गैंगस्टर है। उसके खिलाफ हत्या और रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। उसका गिरोह देश भर में 700 से अधिक शूटरों से जुड़ा हुआ माना जाता है। वह फिलहाल जेल में है। स्टेडियम में पुलिस की कड़ी व्यवस्था की जा चुकी है। धमकी के चलते अहमदाबाद पुलिस अलर्ट हो गई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पुलिस की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। कोई अप्रिय घटना न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ख्याल रखा जाएगा। गौरतलब है कि क्रिकेट विश्व कप को लेकर क्रिकेट प्रशंसक काफी उत्साहित है, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच के कारण अहमदाबाद शहर के होटल पहले से ही फुल है। विभिन्न सोसाइटी के वाड़ियों में भी बुकिंग हो रही है और अब रेलवे में भी वेटिंग चल रही है। उधर नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर पुलिस काफी सतर्क हो चुकी है। दर्शकों और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड लागू किया गया है। विदेशी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाइब्रिड मारिजुआना एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क चलाने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। वह गांजा बिक्री के लिए विशेष आईडी बनाकर युवाओं को आकर्षित करता था। कुछ दिन पहले अहमदाबाद साइबर क्राइम ने डाक के जरिए विदेशों से आने वाले पार्सल को इंटरसेप्ट किया था, जिसके आधार पर विदेश ड्रग माफिया की काली कमाई का खुलासा हुआ था। इसके बाद अब अहमदाबाद ग्रामीण एसओजी ने भी इसी तरह का विदेश से आने वाले हाइब्रिड गांजे की हेराफेरी का पर्दाफाश कर दिया है। जी हां, अहमदाबाद ग्रामीण एसओजी को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ललित और कृष्णा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो हाइब्रिड गांजा देने जा रहा था। जिसके पास से पुलिस ने एक बैडकी हाइब्रिड गांजा और एक बाइक जब्त कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने जब ललित और कृष्णा से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने विदेश से भारत और खासकर अहमदाबाद में आने वाले हाइब्रिड गांजे की मात्रा में हेराफेरी का पर्दाफाश कर दिया है।
हाइब्रिड गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी ललित और कृष्णा से पूछताछ में पता चला कि आरोपी ललित अर्चित अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति के लिए काम करता था। ललित को अर्चित अग्रवाल ने गांजा पहुंचाने के लिए काम पर रखा था और जिसके लिए अर्चित अग्रवाल ललित को प्रति माह यानी पर मंथ 15,000 सैलरी देता था। अर्चित को अलग अलग जगहों से हाइब्रिड गांजे का ऑर्डर मिलता था और उसे डिलीवरी के लिए ललित के पास भेजता था। ललित की जानकारी के आधार पर आरोपी अर्चित अग्रवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अर्चित अग्रवाल द्वारा दी गई हाइब्रिड गांजा की मात्रा घाटलोडिया इलाके में रहने वाले जयराज पटेल के घर पर होने की जानकारी के आधार पर पुलिस ने जयराज पटेल के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। कौन है विदेशी गांजा तस्कर का मास्टरमाइंड? अर्चित अग्रवाल। तो आरोपी अर्चित अग्रवाल के पिता संजय अग्रवाल न्यू क्लॉथ मार्केट में कपड़े का थोक व्यापार करते हैं और उनकी मां सुजाता अग्रवाल फैशन डिजाइनर के रूप में काम करती है। अर्चित ने 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है और बीकॉम की 3 साल की पढ़ाई बेंगलोर जैन यूनिवर्सिटी से की है। आरोपी अर्चित सोशल मीडिया के माध्यम से थाईलैंड, स्पेन, एप्सोन्स जैसे विदेशी व्यक्तियों से संपर्क करता है। कैसे अर्चित अग्रवाल हाइब्रिड marijuana ऑर्डर करते थे? आरोपी थाईलैंड से 100 से 150 ग्राम से ज्यादा सामान खुद ही मंगवाता था। सामने वाला व्यक्ति सामान को खिलौना, रिमोट कंट्रोल कार या प्रोटीन कंटेनर में वैक्यूम सील करके सामान भेजता था। माल मिलने पर ही पता चलेगा कि सामने वाले ने माल कैसे भेजा है। आरोपी स्वयं थाईलैंड से हाइब्रिड गांजा 50,000 प्रति वस्तु 28 ग्राम के हिसाब से मंगवाता था और माल प्राप्त करने के बाद उस माल को marijuana का सेवन करने वाले थोक उपभोक्ताओं को 2500 प्रति वस्तु प्रति ग्राम के हिसाब से बेचता था। आरोपी ने खुद को इंस्टाग्राम पर जेनर्जी कैनबीस के नाम से जनता के बीच हाइब्रिड कैनबीस के विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया है और हाइब्रिड कैनबीस के लगभग 200 से 250 स्ट्रेन और उनके फायदे के बारे में बताता है। आरोपी खुद जुलाई 2022 से इस कारोबार में जुड़ा हुआ है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए वह अपनी प्रोफाइल में थाईलैंड के आकर्षक तस्वीरें डालता है। आरोपी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट नामक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहक प्राप्त करता है। साथ ही आरोपी हिमाचल प्रदेश से चरस भी मंगवाता है और ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक उसे बेचता भी है। आरोपी की आईडी जेनर्जी कैनबीस के नाम से है। उस आईडी के होने से वो ग्राहकों से संपर्क करता है और ग्राहक द्वारा दिए गए पते पर सामान भी पहुंचाता है। आरोपी अर्चित अग्रवाल पिछले 3 वर्षों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ग्राहक प्राप्त करता था और ऑनलाइन डार्क वेब के माध्यम से थाईलैंड और अन्य देशों से मादक पदार्थ बेचता था। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।